पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि वनों द्वारा किस प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं और भूमिगत जल द्वारा किस प्रकार की आकृतियाँ बनती है। स्टैगमाइट, स्टैगलाइट आपको याद होगा, है ना। तो आज हम अध्ययन करेंगे कि हम जो ये सुनते हैं कि प्लेनेट कैसा होता है, माउंटेन कैसा होता है, प्लेन एरिया कैसा होता है, तो आज हम फिजिकली वे किस प्रकार उनका निर्माण होगा, किस प्रकार उनका जो है विनाश होगा और किस प्रकार एक नदी से पर्वतों का निर्माण होगा। पर्वत जब अवसाद के रूप में, अपरदन के रूप में घिसते चले जाएंगे तो एक प्लेनेट का या मैदान का निर्माण कैसे होगा, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे डीप से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फिजिकली देख लेते हैं, पर्वत किसे बोलेंगे, पठार किसे बोलेंगे और मैदान किसे बोलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जो क्या रहेगा, पर्वत, पठार और मैदान। मान लिया एक लंबी और संकुचित आकृति है। सॉरी, ये मैंने बिल्कुल ही शंकु के टाइप का बना दिया इसको, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। पठार में, पहाड़ों में भी ऐसी एरिया हो, टॉप पे ऐसा एक क्षेत्र आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप खड़े हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल मैंने इसके चौचे निकाल दी, सॉरी। ये है हमारा प्लेनेट एरिया यानी पठारी एरिया, और ये रहेगा हमारा मैदानी एरिया। तो जो एक संकुचित और लंबी आकृति है जो ऊपर से शंकु के समान दिखाई देती है, उसको हम बोलेंगे पर्वत। लेकिन जब एक ऊंची किंतु सपाट और समतल आकृति है, उसको हम बोलेंगे पठार। पठार क्या होगा, ऊपर से सपाट होगा। यहाँ पे हम खेती या कोई ऐसा जो मतलब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खड़ी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो प्लेनेट होगा वहाँ पे हम अपने घर भी बना सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, है ना। मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं। और ये मैदानी एरिया है, यहाँ पे उपजाऊ कृषि होती है और यहाँ पे मनुष्य निवास करता है। इंडस्ट्रियल एरिया होता है, मतलब हम जहाँ रहते हैं वो मैदानी एरिया होता है। मेनली पहाड़ियों पे भी लोग रहते हैं और पठारों पे भी लोग रहते हैं, लेकिन मेनली जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहना चाहती है, वो मैदानी एरिया में ज़्यादा रहना चाहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ आने जाने की और जो सुविधाएं हैं जैसे पानी की या किसी भी प्रकार की जो फैसिलिटी है वे प्लेन एरिया में आपको ज़्यादा मिलेगी, इसलिए पॉपुलेशन भी प्लेन एरिया में आपको ज़्यादा मिलेगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अभी बहुत सारे लोग जो हैं अपना बहुत, जैसे डेस्टिनी वेडिंग है, वो कहाँ पे अरेंज करते, कहीं जंगलों में, पहाड़ों में। अब जो है इस प्रकार की जो लाइफ है उसको भी लोग इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिए हैं, तो ये भी थोड़ा निवास के एरिया में अब ज़्यादा आने लगा है। तो आज हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले पर्वतों के बारे में। जो पर्वत है हमारे, उसके बारे में हम देखेंगे कि जो पर्वत है उनका निर्माण कैसे होता है। जैसे कोई पर्वत कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोई पर्वत गलन द्वारा बनता है, कोई ज्वालामुखी द्वारा बनता है, कोई भ्रंश द्वारा बनता है। तो इस प्रकार जो पर्वत है उनका निर्माण अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो हम अलग अलग प्रकार के पर्वतों के बारे में, पर्वतों की श्रेणियाँ किन्हें कहते हैं, कोल्डेरा आपने सुना होगा, वो किसे कहते हैं, जो पर्वत श्रृंखला है वो क्या होती है। पहले इसके बारे में थोड़ी जो क्रोनोलॉजी है, मतलब जो वर्ड है टफ से, उनको देख लेते हैं कि किस प्रकार की आकृति को क्या बोलेंगे, ठीक है। पर्वतों में जो पर्वत शिखर है, पर्वत शिखर में क्या होगा, जो मैंने आपको पर्वत की मेन डेफिनेशन बताई कि एक ऊंची और संकुचित लंबी ऊंचाई वाली जो आकृति है, एक लंबी संकीर्ण और ऊंची पहाड़ी की एक प्रणाली। एक लंबी मतलब ऐसे 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 बहुत लंबाई में बहुत ज़्यादा फैली हुई पहाड़ों की लंबी ऊंची
जैसे आप खासी की पहाड़ियाँ देखते हैं, जयंती की पहाड़ियाँ देखते हैं, तो इस प्रकार की जो पहाड़ियाँ हैं वो एक ही तो नहीं है कि एक ही पर्वत की स्ट्रक्चर है, वो अलग से फिर वहाँ दूर दूर तक प्लेन एरिया है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे जो ये माउंटेन होते हैं तो वे अपने आप में एक समूह के रूप में अच्छी लंबाई तक दूर तक चले जाते हैं। थोड़ा थोड़ा बीच में घाटी आ गया, जैसे फिर से प्लेनेट के रूप में इसका विकास हुआ, फिर घाटी आया, कहीं पे प्लेन एरिया आएगा, कहीं पे बीच में मैदान बना होगा, पठार बना होगा। तो इस प्रकार की जो श्रृंखला बनेगी, एक लंबी जो प्रणाली में बनेगी, उसको हम बोलेंगे पर्वत शिखर पहाड़ी श्रृंखला। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा पर्वतमाला। पर्वतमाला में क्या होगा, पर्वतों की एक श्रेणियों का समूह। अब तो मैंने आपको बताया कि ये जो पहाड़ियाँ हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हो गई पहाड़ियाँ। इसके बाद थोड़ा सा आगे चल के ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये फिर हो गई पहाड़ियाँ। आपने देखा होगा सतपुड़ा जो रेंज है वहाँ पे क्या है, एक तरफ मेघालय की पहाड़ी है, एक तरफ राज की पहाड़ियाँ हैं, है ना, राजमहल की पहाड़ियाँ, सॉरी, एक महादेव की पहाड़ियाँ हैं। तो वो अलग अलग बिखरी हुई है। वो इस तरह बिखरी हुई पहाड़ियाँ जो है, मतलब ये श्रेणियाँ जो है, अगर मिल जाती है तो इसको हम बोल लेंगे पर्वतमाला। ठीक है। अब है पर्वत प्रणाली। पर्वत प्रणाली। पर्वत प्रणाली में जो है, एक ही कालखंड की जब विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं जो है विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती है जब एक ही कालखंड की, मतलब एक ही टाइम पे बनी हुई जब पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो दिखाई देगी, तो उसको हम बोलेंगे ये पर्वत प्रणाली है। जैसे रॉकीज पर्वत है, तो इसकी जो सारी पहाड़ियाँ हैं, माउंट एवरेस्ट है, उसका जो मध्य हिमालय है और उसका बाह्य हिमालय है, वो एक ही टाइम पे बना हुआ है, धीरे धीरे आगे बन रहा है। तो इस तरह की जो एक ही समय में बनी हुई पहाड़ियाँ हैं उसको हम बोलेंगे पर्वत प्रणाली। उसके बाद है कोल्डेरा। कोल्डेरा में क्या होगा, इसमें कई पर्वत समूह और प्रणालियां शामिल होगी। जो कोर्डिलेरा है उसमें बहुत सारी पर्वत के समूह अलग अलग और प्रणालियाँ शामिल होगी। जैसे रॉकीज पर्वत और एंडीज पर्वत है, उसको एक कोर्डिलेरा मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो ये दोनों पर्वत है अलग अलग बलों के कारण, मेनली ये जो है कोर्डिलेरा, उसमें क्या होता है कि जो रॉकीज पर्वत है और जो एंडीज पर्वत है एक ही कालखंड में पैदा हुए हैं, मतलब एक ही कालखंड में उनका निर्माण हुआ है और एक ही पर्वत समूह का एक भाग माना जाता है। लेकिन होता क्या है, जो रॉकीज पर्वत है और एंडीज पर्वत है या कोई भी पर्वत कोर्डिलेरा है, उनमें जो अलग अलग पर्वत प्रणालियां हैं, जो उसमें
बल कार्य करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई पर्वत ज्वालामुखी के कारण बना है, कोई पर्वत भ्रंश के कारण बना है, कोई वलन के कारण बना है, जैसे ऊपर से चट्टानी है, भाग टूट गया, फिर नीचे एक पर्वत के टाइप का स्ट्रक्चर बच गया, है ना। कोई नदियों के अवसाद के कारण भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार के जो अलग अलग बलों के कारण पर्वत बनते हैं उनको हम बोलेंगे कॉर्डिलेरा। अलग अलग बलों के कारण बने पर्वतों के समूह और प्रणालियों को कॉर्डिलेरा कहेंगे, ठीक है। जैसे महासागर की एक प्लेट है, महासागर और महासागर की प्लेटों के द्वारा एक पर्वत प्रणाली का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे मध्य अटलांटिक कटक है, कहाँ पे, यूएसए और यूरेशिया के बीच में जो मध्य अटलांटिक कटक है उसका जो निर्माण हुआ है वो अपसारी बल के कारण हुआ है। लेकिन सभी जो है वो अपसारी बल के कारण हुआ हो, उसकी जो पर्वत श्रृंखला है, ऐसा जरूरी तो नहीं है। क्या पता वहाँ पे अवसादों के कारण भी किन्हीं छोटी छोटी पहाड़ियों का निर्माण हुआ हो, तो उसको भी एक कॉर्डिलेरा मान लिया जाएगा। अगर ऐसा रिसर्च हो जाता है कि किसी भी पर्वत समूह का वहाँ पे अगर निर्माण किसी अन्य बल के कारण हुआ होगा तो उसको एक कॉर्डिलेरा मान लिया जाएगा, ठीक है। महाद्वीप महाद्वीप के कारण बन सकता है, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट है जो अलग अलग अपसारी क्रियाएं करेगी, तब किसी पर्वतीय प्रणाली का अगर निर्माण होगा, मतलब अलग अलग बल जब कार्य करेंगे तभी इस प्रकार के बने पर्वतों को कॉर्डिलेरा कहा जाएगा। इसके बाद है हमारा पर्वतों के प्रकार। पर्वतों के प्रकार में हम देखें एक होते हैं वलित पर्वत, एक है परिपक्व पर्वत, और एक है पुराना पर्वत, या पुरातन भी बोल सकते हैं अगर आपको ज्यादा थोड़ा वो करना है हिंदी में। जो वलित पर्वत है वो ऐसे पर्वत है जिसका निर्माण करने के लिए जिस प्रकार का बल कार्य कर रहा था जब इनका निर्माण हुआ वो अभी भी वहाँ पे मौजूद है, और अभी भी उसकी मौजूदगी के कारण जो उसकी हाइट है या उसमें किसी भी प्रकार का विस्तार अगर हो रहा है तो इस प्रकार के पर्वत को क्या बोलेंगे हम, वलित पर्वत, नववलित पर्वत। जो नववलित पर्वत है उसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल अगर आप दे सकते हो तो वो रहेगा हमारा माउंट एवरेस्ट। जो हमारा हिमालय है वो नववलित पर्वत है, क्योंकि उसका जो निर्माण है उसमें जो बल कार्य कर रहा है, प्लेटों के टकराने का जो बल कार्य कर रहा है वो अभी भी वहाँ पे मौजूद है, जिसके कारण जो है हिमालय की जो ऊंचाई है लगातार अभी भी बढ़ रही है। इसी प्रकार जो परिपक्व पर्वत है उसमें क्या होगा, मतलब पर्वत वहाँ है लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे जो बल था, मान लिया जो प्लेटें दूर जा रही थी उसके बाद उन्होंने जाना बंद कर दिया, या किसी ज्वालामुखी के कारण अगर किसी पर्वत का निर्माण हुआ है तो उसके बाद वहाँ पे ज्वालामुखी नहीं आया होगा, वो प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी बन गया होगा, जिसके कारण जो पर्वत की हाइट है वो वहीं पे रुक गई। लेकिन जो परिपक्व पर्वत है उसमें क्या होगा, जो उसकी हाइट उतनी ही है, उसमें अपर्धन की क्रिया जो है वो नहीं शुरू हुई है अभी तक। लेकिन जो पुराना पर्वत हम देखेंगे उसका क्या होगा, उसमें जो बल है वो भी अनुपस्थित मिलेगा, इसके निर्माण में जो बल लगा है वो भी हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा, और जो इसकी हाइट थी वो अपर्धन अपक्षय के कारण इसकी हाइट भी धीरे धीरे कम हो गई है। कहीं कहीं पे तो बिल्कुल ये प्लेन बन गए, प्लेन एक मैदानी भाग में आ गए हैं। तो इस प्रकार की जो आकृति है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी, वो हमें देखने को मिलेगी जो हमारा अरावली है वो पुराने पर्वतों में आएगा। जो पठार है वो सतपुड़ा वगैरह की जो पठार या एरिया है वहाँ पे मिलेगा, छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। सॉरी, सतपुड़ा एक पहाड़ है, नहीं मैं आपको पठार के बारे में नहीं बता रही थी, सॉरी। तो सतपुड़ा जो है
वो परिपक्व है, और जो अरावली है वो पुराना है। वहाँ से अपर्दन अपक्षय होने के कारण बिल्कुल समतल एरिया भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद है एक होते हैं ज्वालामुखी पर्वत। जो ज्वालामुखी पर्वत है, मैंने आपको बताया कि दो प्लेटों के टकराने से या दो प्लेटों के दूर जाने से, जिस प्रकार एक प्लेट के नीचे धंसने से, वैली ऑफ जोन में उस मैग्मा के पिघलने से, तो जो मैग्मा बाहर निकलेगा उससे जिसका निर्माण होगा, उस प्रकार के जो पर्वत हैं उनको हम बोलेंगे ज्वालामुखी पर्वत। इसके बाद जो है ज्वालामुखी पर्वत, वो सक्रिय ज्वालामुखी से भी हो सकते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी से भी हो सकते हैं, और जो है निष्क्रिय ज्वालामुखी से भी हो सकते हैं। ठीक है, और होते हैं भ्रंश उत्थान पर्वत। भ्रंश उत्थान जो पर्वत है वो कैसे होंगे, मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ अधोमुखी बल कार्य कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी अधोमुखी बल कार्य। और जो बीच का एरिया है, ये दोनों बल ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं। ये यहाँ पे लग रहा है, ये यहाँ पे लग रहा है। इसके बाद जो ये बीच का एरिया है, इसमें क्या हुआ, खिंचाव हुआ, और खिंचाव होने के कारण एक पर्वत, मतलब यहाँ पे खिंचाव हो रहा है, या यहाँ पे ये एक दूसरे को संपीड़ित कर रहा है, अधोमुखी बल एक दूसरे के पास आ रहा है, तो क्या होगा, खिंचाव के कारण भी मैग्मा बाहर निकलेगा और एक पर्वत का निर्माण कर देगा। तो इस प्रकार के पर्वत को बोलेंगे हम भ्रंश उत्थान पर्वत। और जब ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, साइड वाला एरिया, ये नीचे बैठ जाए और ये बीच वाला एरिया है, ये ऐसा का ऐसा रह जाए, तो इसको बोलेंगे हम भ्रंश द्वारा निर्मित पर्वत। इसके बाद है जो पर्वतों के स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम उन्हें डिवाइड करते हैं, तो मेनली जो इस प्रकार के पर्वत होते हैं, जैसे ये घाटी हो गया बीच में और ये पर्वत हो गया, तो इस प्रकार की आकृति को बोलते हैं सामान्य पर्वत। और कई पर्वत क्या होते हैं, ऐसे कुछ ऐसे झुके होते हैं, तो इस प्रकार के पर्वत को हम बोलेंगे झुका हुआ पर्वत। और कुछ पर्वत जो होते हैं, जो कुछ पर्वतों का स्ट्रक्चर है, वो हमें कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा, ठीक है, इसका कुछ भाग है, कुछ भाग है, जैसे सतपुड़ा, मेकाले, महादेव अलग अलग है ना, अलग अलग पहाड़ियाँ हैं, लेकिन पार्ट वे किसका है, सतपुड़ा का ही माना जाता है, वे बिखरे हुए दिखाई देते। तो इस प्रकार के बिखरे हुए पर्वतों को हम क्या बोलेंगे, बिखरे हुए पर्वत या उत्खंड पर्वत। उत्खंड है, ये एक दूसरे से अलग हो गए हैं किसी भी रीजन से, अपर्दन पक्षी के कारण, ठीक है, पहले ये एक ही थे लेकिन अब अलग हो गए हैं। और जो अरावली है, मान लिया जैसे अरावली को पर्वत की श्रेणी में कहीं कहीं पे काउंट माना जाता है, कहीं कहीं पे काउंट नहीं भी माना जाता। जैसे हमने जब न्यूज़ में आया था कि जो अरावली की एक डायनामीटर बोला था सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने, कि पता नहीं 8 मीटर, पता नहीं 5 मीटर, ऐसा कुछ था कि इसके 100 मीटर की जो ऊंचाई है, अगर किसी पर्वत की 100 मीटर से नीचे की अरावली पहाड़ी की जो ऊंचाई है, उसको पर्वतीय एरिया में काउंट नहीं करेंगे। तो इससे क्या हुआ, जो पर्यावरणवेत्ता थे उन्होंने कहा कि जो अरावली का तो पार्ट है वो तो
लगभग सभी पहाड़ियाँ जो है अरावली की वो तो 100 मीटर से नीचे ही है। तो इसका मतलब तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो अरावली का पार्ट है दिल्ली में है या राजस्थान हरियाणा पंजाब में जो फैला हुआ है उसको इंडस्ट्रियल एरिया में काउंट कर लिया जाए और उसका जम के दोहन किया जाए। इससे तो पर्यावरण का नुकसान हो जाएगा। और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए तब जो इन्वायरमेंट वाले थे उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में आके कि ऐसे तो अरावली का बिल्कुल विनाश हो जाएगा और ये तो गलत है मतलब पर्यावरण के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट चेंज किया और अरावली की जो सुरक्षा थी उसको सुनिश्चित किया बाद में। ठीक है, तो याद रखना इस पॉइंट को कि जो पर्वत है उसका अवशिष्ट पर्वत है अरावली पिछले साल चर्चा में रहा था तो आगे आ सकता है क्योंकि एग्जाम में मेरे ख्याल से अभी अरावली को लेके 26 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, शायद अब आ जाए, शायद तेरी दुनिया का है बेटा, क्या पता कल क्या हो जाए। इसके बाद हम पढ़ेंगे, हमने पर्वत पूरा पढ़ लिया है किस प्रकार बनता है, कौन कौन से इसके बनने के आधार रहेंगे। अब हम पढ़ेंगे पठार। पठार की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बोली थी कि चट्टानों द्वारा निर्मित एक समतल सपाट भूमि को पठार बोलते हैं। पठार दो पर्वतों के बीच में पठार के जो प्रकार हैं वो ऐसे होते हैं कि एक पर्वत है, ठीक है, इसको दोबारा पठार के प्रकार से शुरू करते हैं। पठार के जो प्रकार है उसको दो पर्वतों के बीच के पठार, ये है दो पर्वत, मतलब दो पर्वत है। यहाँ पे किन्हीं कारणों से क्या पता यहाँ पे नदियों ने ही इतना ही अवसाद जमा किया हो या यहाँ कोई पर्वत ही हो उसका पर्दनपक्षीय हो गया हो, है ना, इस रीजन से यहाँ पे जो ऊंचाई है और समतल सी भूमि है बन गई हो और जिसके कारण यहाँ पे पठार का निर्माण हो गया हो। कोई भी रीजन रहा हो दो पर्वतों के बीच के पठार को हम बोलेंगे अंतर पर्वतीय पठार। इसके बाद एक आता है हमारा पर्वत गिरपदीय पठार। पर्वत गिरपदीय पठार क्या होता है, जब एक पर्वत के नीचे वाला भाग जो है उसके पैर में एक पठार का निर्माण हो जाए, इसको हम बोलेंगे पर्वत गिरपदीय पठार। उसके बाद जो रहेगा हमारा महाद्वीपीय पठार। मैंने आपको बताया था कि इससे जो आकृति थी ऐसी शेप की आकृति अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको दिखाई थी कि अधोमुखी बल कार्य करता है पर्वतों के निर्माण में। जो बल अधोमुखी बल है जो पर्वतों के निर्माण में कार्य करता है वो सोचो प्लेनेट के निर्माण में भी तो कार्य कर सकता है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि इसको बिल्कुल शंकु के आकार की आकृति ही बनानी है या ऊपर से संकीर्ण ही बनाना है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये प्लेन एरिया भी बना दे या इसने मान लिया आपकी बात बड़ा करने के लिए इसको शंकु ही बनाओ, इसका पर्दनपक्षीय हो गया वो बाद में। तो अधोमुखी बल के कारण जो पठार बनेगा उसको हम बोलेंगे महाद्वीपीय पठार। ठीक है, इसके बाद है विखंडित पठार। जैसे आपने उत्खंडित पर्वत पढ़ा ना, इसी प्रकार है बस। इसमें क्या होता है कि अपक्षय अपर्धन हो जाता है। हमने ये देखा कि अरावली था, वहाँ पे क्या हुआ, वो क्या हुआ,
अलग अलग हो गया, मतलब दिल्ली में वो ऊंचा उठा हुआ है, फिर राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब, वहाँ से बिल्कुल मैदानी एरिया हो गया। इसी प्रकार हम ये देखते हैं कि जो मालवा का पठार है और मेघालय का पठार है वो एक ही था, है ना, एक ही था, लेकिन किन्हीं कारणों से मेघालय का पठार है और मालवा का पठार है वो अलग हो गया, है ना। पढ़ते हैं ना, बल कार्य करता है मेघालय का पठार, सॉरी मेघालय, और ये था हमारा मालवा, ये एक ही था, लेकिन कोई फोर्स आया यहाँ पे और इन दोनों को अलग करके चला गया, ठीक है। भूकंप भी आया हो शायद, है ना, या कोई भ्रंश उत्थान हुआ, तो ये अलग हो गया, तो इसको बोलेंगे हम उत्खंडित पर्वत। दूसरा हमने पढ़ा था कि पर्वतों का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी के कारण भी होता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पर्वतों का निर्माण हुआ है तो पठार का भी होगा, जैसे उपरोमुखी बल के कारण पर्वतों और पठार दोनों का निर्माण हुआ, तो ज्वालामुखी के कारण भी जो है पर्वतों का पठारों का निर्माण होगा। यहाँ पे ये प्लेन सा हो गया, कभी पर्वत बन जाते हैं ज्वालामुखी से तो कभी पठार। ऐसा तो है नहीं मैग्मा को यहाँ के शंकु के आकार का ही ठंडा होकर जमना है, ये भी तो हो सकता है कि मैग्मा बहुत थिक था और वे ऐसे पसरता गया, मतलब फैलता गया और एक पठार का निर्माण कर दिया हो, है ना, लेयर के रूप में। तो कुछ भी हो सकता है, मैदान का निर्माण भी अक्सर ज्वालामुखी से हो सकता है। अगर बहुत कम मात्रा में लावा बाहर आया हो तो एक प्लेन एरिया मैदान का निर्माण हो जाता है और वो बहुत ही उपजाऊ होता है ना। तो ऐसे आज हमने पढ़ा पठार और पर्वत, तो कल हम पढ़ेंगे मैदान और एक रहता आपका वलन। उसके बाद जो है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम क्लाइमेटोलॉजी पे आ जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि जो ये मैदान है और एक टॉपिक आपका बचता है वलन का, वो आपको कल करवा दिया जाए, ताकि आज जो है क्लास लंबी चली गई है और आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो मैदान में और पर्वत में। अगर मैं पठार और मैदान और वलन भी अभी करवा दूँ आपको तो कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि जो ये भ्रंश उत्थान पर्वत मैंने आपको बताया या भ्रंश घाटियाँ जो बताएं वो वलन से मैच करती है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको कल अच्छे से पढ़ना ताकि आप कल जो मैं क्लास कराऊँ उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज आप इतना ही रखेंगे, आप कल पढ़ के आना अगर हो सके तो मैदान के बारे में, और जो आज क्लास करवाई है उसके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप मेरी क्लास आपको पसंद आई होगी। मेरे सब्सक्राइबर बढ़े ही नहीं रहे हैं, प्लीज़ आप कुछ करो यार, ऐसे तो मैं आगे अपना कुछ कर ही नहीं पाऊँगी ना, और ऐसे मैं क्लास बनाती रही और मतलब यूट्यूब पे डालती रही, उसका मुझे भी कोई फ़ायदा नहीं, आपको भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक दो बंदा देखेगा फिर आपको भी क्लास में बोरियत महसूस होगी, कमेंट वगैरह नहीं आएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हम लाइव सेशन शुरू करें, जिसके लिए मुझे 50 सब्सक्राइबर तो कम से कम चाहिए। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ जल्दी अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाइए, ताकि मैं आपको अच्छा दे सकूँ, अपना अच्छा कर सकूँ। थैंक यू सो मच।